डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन फर्स्ट का उपसहायक संयोजन संख्या, जिसे हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपसंयोजन संख्या का मतलब क्या है? उपसहायक संयोजन संख्या का अर्थ यह है कि कोई भी जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है, अवयवी कण का अर्थ मैंने पहले भी बताया हुआ है। अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन। तो यहाँ पर जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों को हम क्या मान रहे हैं? गोला मान रहे हैं। अवयवी कणों को क्या मान रहे हैं? एक गोला मान रहे हैं। तो एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों से घिरा रहेगा, जितने अवयवी कणों को स्पर्श करेगा, वो उसके क्या कहलाएगी? उपसहायक संयोजन संख्या कहलाएगी। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में एक गोले का मतलब एक अवयवी कण या परमाणु, तो एक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है, जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है, जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उपसहायक संयोजन संख्या कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या भी बोलते हैं। यानी एक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? उपसहायक संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे इस व्यवस्था में बात करें हम, तो एक गोले को देखें हम, तो इस व्यवस्था में एक गोले को देखें तो एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? दो गोलों को स्पर्श कर रहा है। एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? यहाँ पर दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? दो होगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? दो होगी, क्योंकि यहाँ पर एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? दो गोलों को स्पर्श कर रहा है। लेकिन अगर बात करें हम इस व्यवस्था की, जैसे इस व्यवस्था की बात करें हम, तो इस व्यवस्था में देखें हम, तो ये गोला जो है वो चार गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? यहाँ पर चार गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी जो उपसहायक संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? चार होगी। यानी एक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? उपसहायक संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसकी उपसहायक संख्या कितनी हो गई? हमारी चार होगी। एक व्यवस्था को और देखते हैं हम, इस व्यवस्था को देखें तो यहां एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो 6 गोलों को स्पर्श करने के कारण इसकी जो समन्वय संख्या या उपसहायक संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। तो ध्यान रखना है, एक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समन्वय संख्या या उपसहायक संयोजन संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं हम संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता की बात करें तो जो कोई भी क्रिस्टल है, उसमें उपस्थित किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित कण, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित कण का मतलब यहां पर अवयवी कण से है, और अवयवी कण को हम क्या मान रहे हैं? गोला मान रहे हैं। अवयवी कण क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल
जालक के कुल आयतन का क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है यानी कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, उस क्रिस्टल की क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक है, कण का मतलब अभी भी कण का मैंने बताया, अभी भी कण का मतलब है यहाँ पर परमाणु अणु या आयनों से, जिसे हम क्या मान रहे हैं, गोला मान रहे हैं। अगर हम संकुलन क्षमता की बात करें तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होगा हमारा संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल में उपस्थित कण, कण का मतलब गोला का आयतन बटा क्रिस्टल का कुल आयतन बटा क्रिस्टल का कुल आयतन। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, इनटू 100 कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। इस तरह से हम संकुलन क्षमता के बारे में बताते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें उपस्थित कण गोले क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। और संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्रिस्टल में उपस्थित कण या गोला जिसका आयतन यानी उन गोलों के आयतन में क्रिस्टल के कुल आयतन का अगर भाग लगा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। और अगर उसको 100 से इंटू कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा, यानी संकुलन क्षमता प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। अब देखें अलग अलग क्रिस्टल जालकों में हम क्या करेंगे, संकुलन क्षमता की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सरल जालक में। सरल जालक में सबसे पहला नंबर है हमारा सरल जालक। देखें सरल जालक जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, सरल एकक कोशिका से। और आप सभी जानते हैं सरल एकक कोशिका में क्या होता है, सरल एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कहां होते हैं, केवल कोनों पर स्थित होते हैं। सरल एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कहां होते हैं, केवल कोनों पर स्थित होते हैं, केवल कोनों पर स्थित होते हैं। यानी यहाँ पर एक गोला, यहाँ दूसरा गोला, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से यहाँ पर कितने गोलों से मिलकर बना है, 8 गोलों के स्पर्श करने से ये हमारा क्या बना है, एक सरल एकक कोशिका बनी है। यानी इसमें 8 अवयवी कण मौजूद हैं। हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें केवल गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया है, यानी यहाँ पर केवल गोलों के केंद्रों को दिखाया गया है। अगर हम वास्तविकता में देखें तो एक गोला यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से 4 गोले ऊपर और 4 गोले नीचे व्यवस्थित होंगे, यानी 4 गोले इस तरह से होंगे। अगर हम देखें एक गोला, ये यहाँ पर दूसरा गोला, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर रहेगा हमारा तीसरा गोला और यहाँ रहेगा हमारा चौथा गोला। और इनमें क्या कर दिया हमने, इनके केंद्रों को मिलाकर एक क्या कर लिया हमने, एक फलक तैयार कर लिया। इसी तरीके से इन 4 गोलों के ऊपर ये 4 गोले व्यवस्थित होंगे जो आपस में एक दूसरे को संपर्क किए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर परमाणुओं की संख्या यानी गोलों की संख्या निकालें तो परमाणु या गोलों की संख्या की बात करें हम तो परमाणु की संख्या, परमाणु मतलब गोले, गोले की संख्या कैसे निकालेंगे हम, परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे। मैंने जब एकक कोशिका पढ़ाई थी यहाँ पे तो एकक कोशिका में बताया था कि अवयवी कण कहाँ मौजूद है, कोनों पर मौजूद है। तो 8 कोने हैं हमारे और एक कोने का जो योगदान होता है वो होता है 1/8। इस तरह से हमारे पास आता है एक गोला निकलकर। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो एक गोले का जो आयतन होता है
गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, गोले का आयतन आ गया। फॉर्मूले में क्या लिखा था हमने, क्रिस्टल में उपस्थित गोलों का आयतन बटा क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। तो यहाँ पर हमें अब क्रिस्टल का आयतन निकालना है। तो क्रिस्टल क्या है, घन है, तो घन के आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा यानी कोर। तो इस कोर की लंबाई की बात करें तो ये क्या हो गई हमारी कोर की यानी भुजा की लंबाई हो गई। माना भुजा की लंबाई यानी कोर की लंबाई a है। कोर की लंबाई को क्या मान लिया हमने, भुजा की लंबाई को स्मॉल a मान लिया। ठीक है, इसको मान लो हम नाम दे देते हैं a, b, c और d। आप सभी जानते हैं कि घर की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पर मान लो हम CD भुजा की बात करें, भुजा C और D यानी CD भुजा की बात करें, CD कोण की बात करें, तो यहाँ पर ये इस पूरे फलक में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे दो गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, हमारे दो गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं। जो हमारा CD यानी DC जो कोर है, किनारा है, उसमें कितने गोले हैं हमारे, दो गोले हैं, क्योंकि ये टोटल 4 गोले मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, एक फलक का निर्माण करते हैं। तो अगर हम जो हमारा गोला है, गोले की त्रिज्या को, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तो स्मॉल r तो क्या हो गया हमारा DC बराबर आ गया हमारा 2r। DC बराबर कितना आ जाता है हमारे पास, 2r आ जाता है। और DC क्या है, हमारी कोर है, यानी A बराबर आ गया हमारा 2r। A बराबर क्या निकल के आ गया हमारे सामने, 2r निकल के आ गया। यानी कोर की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 2r, यानी दो गोलों की त्रिज्या के बराबर ये हमारी क्या आ गई, भुजा की लंबाई आ गई, कोर की लंबाई आ गई। अब क्या लगाएंगे हम, संतुलन क्षमता का फॉर्मूला लगेंगे। संतुलन क्षमता प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, गोलों का आयतन रखेंगे। गोलों का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब बटा कुल आयतन, क्रिस्टल का कुल आयतन। क्रिस्टल का कुल आयतन क्या है, क्रिस्टल क्या है हमारा, घन है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है हमारा, a क्यूब, यानी क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन क्या होगा हमारा, a क्यूब। क्रिस्टल का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, a क्यूब। a क्यूब मतलब a की वैल्यू क्या है, 2r, तो 2r का क्यूब इंटू 100। अब इसको हल करेंगे, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होता है हमारा 2 इंटू 2 8 और r क्यूब इंटू 100। ठीक है, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 गया 2 बार, 2 से गया 11 बार, तो 1100/21 हो गया हमारा। और जब हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमें ये जो प्राप्त होगा वो लगभग प्राप्त होगा 52.38%। लगभग कितना प्राप्त होगा हमें, 52.38% प्राप्त होगा, जिसे लगभग में हम 52.4% लिखेंगे। यानी सरल जालक में जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है, यानी 52.4 होती है। तो इस तरह से हमारा सरल जालक ये कंप्लीट होता है। सरल जालक में सबसे पहले हमने क्या किया, सरल जालक में सबसे पहले परमाणुओं की संख्या निकाली हमने, परमाणु यानी गोलों की संख्या निकाली। गोलों की संख्या 8 × 1/8 से निकाला हमने, 8 कोने हैं और एक कोने का योगदान 1/8 है। तो एक गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। माना कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई हमने a मान ली। अब यहाँ पर गोलों की त्रिज्या को क्या मान लिया हमने, स्मॉल r मान लिया। तो दो गोले की त्रिज्या यहाँ पर एक कोर की लंबाई में है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2r आ जाती है। और 2r आने से जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का आयतन हो गया a क्यूब, यानी 2r क्यूब। a क्यूब का मतलब क्या हो गया हमारा, 2r क्यूब हो गया।
इस वैल्यू को हमने फॉर्मूले में रखा, संकुलन क्षमता में क्रिस्टल में उपस्थित कणों का आयतन यानी गोलों का आयतन बटा कुल आयतन इंटू, सो जब इसको हम हल कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 52.38 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सरल जालक में संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं। ठीक है।